शाम के साए खुशबू की तरह हवा में घुली शंख की आवाजें, किसी लय में गूंजते मंत्रों की मिठास, हवा में उड़ती फूलों की पत्तियां, तितलियां उड़ रही हों जैसे कहीं घंटियों की आवाज। हरिद्वार में जब गंगा की आरती उतारते हैं तो लगता है जैसे पानी में भी चिराग जल उठे हों। हवा के झोंके से जब दिए की लौ कांप उठती है तो मौजूद रूहों में सिहरन हो उठती है। यहीं से एक सफा खुलता है, गंगा की रोशनाई का पता चलता है। इतिहास में पाँव के निशान देखते हैं तो एक मध्यम सी आवाज गूंजती है। पौराणिक युग में राजा भगीरथ अपने पुरखों के कल्याण के लिए गंगा को हिमालय की वादियों से धरती पर लाए थे। गंगा जब स्वर्ग से धरती पर उतर रही थीं, तो इसके तेज बहाव को कम करने के लिए कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव ने इसे अपनी जटाओं में समेट लिया। मान्यता है कि गंगा शिव की जटाओं से निकली है, लेकिन धरती पर ये नजर आती है हिमालय की गोद में। गंगोत्री से निकलने के बाद गंगा हिमालय की वादियों को चीरती हुई उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंचती है। यहाँ आकर ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनती है। बहुत बड़े विशाल तपस्या करके भागीरथ बाबा लेकर के यहाँ गंगा को प्रवेश किए हैं। पहले तो गंगा ऊपर में रहते थे, लेकिन अब नीचे की ओर में बिछाए। सगर जो है उसके 60,000 जो पुत्र थे वो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए राजा भगीरथ इसको जो है गंगा ब्रह्मा जी से ले करके यहाँ तक आए थे और यहाँ पर उनको तर्पण श्राद्ध किया। उसके पश्चात गंगा नाम से आगे इसका अवतरण हो गया। गंगा भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से है। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है अपने आप कि अगर नदियों में मैं गंगा हूँ, और है। अंतरिक्ष में आकाश गंगा है, पृथ्वी पे गंगा है, और हमारे भीतर ईड़ा पिंगला के रूप में गंगा है। गंगा जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है, अमृत है इसका पानी। हरिद्वार में हर साल गंगा नदी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। नदी का जन्मोत्सव मनाना हमारी गौरवशाली परंपरा का अहम हिस्सा है। इतना ही नहीं, पतित पावनी जीवनदायिनी गंगा हजारों सालों से एक ऐसी निरंतर जलधारा बनी हुई है जो 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जीवन धारा है। 2500 किलोमीटर नंगे पांव का सफर करती हुई गंगा बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। एक तरफ ये लाखों करोड़ों को जीवन देती है तो दूसरी तरफ उनके पाप भी धोती है। 40% भूभाग गंगा अपने जल से सिंचित करती है। इतने बड़े भूभाग को जल प्रदान करके उसके खेतों को सिंचित करना, इतने करोड़ों लोगों की आस्थाओं को सिंचित करना आज के परिप्रेक्ष्य में गंगा का महत्व कहा जा सकता है। तो गंगा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, गंगा का आर्थिक, आध्यात्मिक और उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में भी बहुत महत्व है। गंगा हमारा जीवन है और गंगा यदि नहीं रही तो पृथ्वी के अंदर आज जीवन भी नहीं रहेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है ये गंगा जो है ये पृथ्वी का सौभाग्य है। लेकिन सदियों से पाप धोती आ रही पतित पावनी गंगा न सिर्फ अपने मूल स्थान पर ही मैली हो गई है, बल्कि सिकुड़ती भी जा रही है। बर्फानी वादियों की रोशनी में कभी रात पिघल जाती थी। वक्त का तकाजा देखिए, आज दिन के साए में ग्लेशियर पिघल रही हैं।
गंगोत्री ग्लेशियर हर साल 18 मीटर सिकुड़ता जा रहा है। इस ग्लेशियर की कोख से निकलने वाली नदियां भिलंगना, असीगंगा, अलकनंदा और भागीरथी से अब पानी रूठता जा रहा है। हाल ही में गूगल अर्थ ने सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली हैं, उनसे पता चलता है कि गंगा और उसकी सहायक नदियां सूखती जा रही हैं। भागीरथी नदी का 8 किलोमीटर हिस्सा सूख गया है, जो कि 2004 में सिर्फ 1 किलोमीटर तक ही सूखा था। On 4th of March, we took a photograph of the river flowing and then suddenly becoming dry, and a photograph of the dry patch. At that time the dry patch was only about 1 kilometer. But a month later we took a Google photograph, and then we saw all this dry patch, even drier than this, up to 6 kilometers. Okay. But now of course, because of two days of rains, there is a little flow, as I told you. But this will also dry up, because we have 1 month more to go for monsoon. So you'll have a dry patch which will be longer than 6, maybe 8 to 9 kilometers. इन तस्वीरों को देखकर पर्यावरण वैज्ञानिक हैरान हैं और इस बात पर शंका जाहिर करने लगे हैं कि अगर यूं ही गंगा और उसकी सहायक नदियों का पानी सूखता रहा तो अगले 50 से 100 सालों में ये जलधाराएं अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगी। Bhagirathi, which starts from Gangotri, is the main stream of the Ganga. She comes from about 150 kilometers away from Gangotri, and the glacier is another 20 kilometers behind that. And then she comes, and there are a few projects on the way which have destroyed the flow of the Bhagirathi already at a number of places. वातावरण प्रेमियों के आगे यही बात एक सवाल बनकर खड़ी हो जाती है कि हजारों सालों से बहती आ रही गंगा नदी सन 2025 तक एक मौसमी नदी बनकर रह जाएगी। क्या यही है हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य? विकास के नाम पर जो हम इसका गला घोट रहे हैं और जो गंगा को गंगा ना रहने दे रहे हैं। पहले सरस्वती विलुप्त हुई, यमुना विलुप्त होने के कगार पर है और गंगा उसके राह पे चल पड़ी है। हम खुद को मार रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे? सिर्फ ये बताएंगे कि इस देश में घी दूध की नदियाँ बहती थीं, गंगा माँ थी हमारी। वो कहेंगे इन किताबों को फाड़ के फेंको, और हमें जूते मारेंगे, हमें उल्टा सीधा कहेंगे। हम उनके सामने कितना झूठ बोलेंगे? अपनी आने वाली पीढ़ी को हम यही देके जाएंगे कि ये गंदे नाले जो थे ये गंगा थी, इसका पानी अमृत। लीन सीजन में भागीरथी नदी का बहाव 40 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड से कम होकर आधा क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। The trouble is that they collect water also during the lean season and during the monsoons. And their basic argument in formulating the project is that all the water to the maximum extent of any river should be stored for distribution to farmers in the lean season. आम जनता के जहन में यही सवाल उठता है कि नदियां आखिर क्यों सूखती जा रही हैं। एक वक्त था जब पानी चलता तो पत्थरों का सीना चीर देता था। कहीं चलते चलते नदियां यूं ही मोड़ मुड़ जाती तो कहीं बल खाकर चलती थीं। अब नदियों की चाल इतनी धीमी क्यों हो गई है? ऐसी नदी के पानी को किसने रोक रखा है? कहां और क्यों? कुछ ऐसा ही हाल भागीरथी नदी का है। भागीरथी नदी के सीने पर अभी 4 और डैम बन रहे हैं, जिन्हें मानेरी बाली, भैरों घाटी, लाहौरी नागपाल और पाला मानेरी के नाम से पुकारा जाता है। Unfortunately, they are counterproductive. In the Himalayan region, they are destroying the flow. Now, because of these big projects, the flow of Bhagirathi is already finished. Firstly, you must decommission the projects you have already put in place, convert them to run of the river if possible, and
create new run-of-the-river projects by using the dams or barrages and canal system. As per their own assertion, the irrigation efficiency is 35%, which means that 65% of the water is being lost. Now, if you have a project where you are losing 65% of this very beautiful resource, then you are not doing the best job for the country. गंगा के बहाव के कम होने का मुख्य कारण टेहरी डैम है, जो भागीरथी के तट पर कुछ साल पहले ही चालू किया गया। जिस मकसद को लेकर टेहरी डैम बनाया गया, अब उस मकसद को पूरा करना इस डैम के लिए मुश्किल होता जा रहा है। 1000 मेगावाट बिजली पैदा करना इस डैम का मकसद था, लेकिन लीन सीजन में पानी कम होने के कारण ये बांध सिर्फ 100 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। ऐसे हालात में आशंका यही है कि इस डैम को बंद किया जा सकता है। Tehri Dam will have more problems. It should be noted that this is the river from where the water comes for the Tehri project. Now, if this river is destroyed and she doesn't flow, or she doesn't flow to the degree that is expected, even in the monsoon, then the Tehri Dam is a complete failure. ना कोई नुकसान मेरे दृष्टिकोण में नहीं है, बाकी दुनिया कुछ भी कह ले, मेरे दृष्टिकोण में कोई नुकसान नहीं है। बाकी वो तो जो बन रहा है बांध, वो तो उत्पाद के लिए बन रहा है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बांध बनेंगे तो आपको ऐसे नहीं लगता? तब भी नहीं, पानी यहाँ का यहीं रहेगा। जब तक इनका यूज जो है वो पाइप द्वारा बाहर खींचते नहीं ले जाते, तब तक ये पानी जहाँ का तहीं रहेगा। वैसे पानी कम है, ग्लेशियर से कम है, वैसे नहीं है कम। Tehri Dam should be converted into a run-of-the-river project, if at all possible. If for power in this area, for instance, there are high plateaus at 10,000 feet. You can put wind generators at that height. We are finding that the water of all the tributaries of the Ganga, starting with the Bhagirathi and now Alaknanda also, is all being, they are all losing water. It's very unfortunate that the government has not been paying attention to this. Earlier, 2 projects were stopped in the Tarai region because of high porosity. We know about that. But for these projects, they have not taken that into account. गंगा के साफ शफाफ पानियों के आईने में कभी कुदरत अपना चेहरा देखा करती थी, मगर आज ये पौराणिक नदी अपने मूल स्थान पर मैली हो गई है। आज गंगा जिन किनारों की उंगली थाम कर चलती है, वो किनारे भी मैले हो चुके हैं। गोमुख से ऋषिकेश, हरिद्वार से इलाहाबाद, बनारस से कोलकाता, हर जगह गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। कहीं सैलानी तो कहीं कारखानों का तेजाबी पानी गंगा के अमृत को जहरीला बना रहा है। इस स्थिति के लिए प्रत्यक्ष रूप में यदि कोई जिम्मेदार है तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं, और इसको मैली होने से बचाने के लिए हमारे को जन जन के अंदर ये भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी कि गंगा हमारी आत्मा है। गंगा में किसी प्रकार का कूड़ा, गंदगी, और हम जो फूल भी गंगा जी के अंदर डालते हैं, यदि उससे भी प्रदूषण होता है, यदि हम दूध भी गंगा जी में पूजा के लिए चढ़ाते हैं, उससे भी प्रदूषण होता है, तो हमें गंगा के जल में फूल और दूध का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रतीक रूप में बाहर से ही फूल दूध चढ़ा करके अपनी भावनाओं की, कामनाओं की, आकांक्षाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए। अगर हम भगवान को पुष्प से गंदा माने तो ये गलत है, क्योंकि जैसे लेडी लोग का श्रृंगार होता है झुमका वगैरह, उस तरह से गंगा माता का श्रृंगार होता है पुष्प। या पुष्प के द्वारा गंगा जी को श्रृंगार अर्पित करते हैं, पूजा अर्पित करते हैं और इनसे प्रार्थना याचना मांगते हैं। अब ऐसा है, प्रदूषण तो वाकई में इनमें है, लेकिन वो उससे नहीं है, ये वायुमंडल से नहीं है, ये तो प्रदूषण धरती का प्रदूषण इसमें जा रहा है, क्योंकि रिसाव है। जितना भी इसमें जो है रिसाव होगा सब यहीं जाएगा, क्योंकि ढलान है, जाना ही। ये निश्चित बात है, तापमान इतना बढ़ गया है कि ऊपर अगर आप जाएंगे तो 25-26 डिग्री तो आपको अंतरिक्ष में मिलेगा ही, इतना तापमान, जबकि वहाँ पर 5 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर भी फिर वही सवाल सताने लगता है
कि गंगा के तट पर रहने वाले लोगों की क्या सूरत हाल होगी। बिन पानी के कैसे जी पाएंगे, क्या जहन में आया है कभी? वॉशिंगटन आधारित अर्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूट के फाउंडर प्रेसिडेंट लेस्टर ब्राउन का मानना है कि ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण तापमान में बढ़ोतरी यानी गर्मी का बढ़ना है, जो कि वातावरण में बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हो रहा है। मिस्टर ब्राउन का मानना है कि कार्बन और CFC एमिशंस को 80% तक कम करना होगा और इसके लिए विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों को भी पहल करनी होगी। For the river, please do plantations in their catchment area, because that is the best way to revive a river. As you know, the South Indian rivers don't have glaciers. So even if the glaciers are receding in the Himalayas, you will still be able to maintain flow if you have enough trees, enough forest cover. So please let us replant all the forests, restore the forest cover. Then the impact of receding glaciers will not be there on these streams. Important thing for the Indian nation is that we cannot afford to lose this river. This river is sacred to us. It also feeds, along with its tributaries, the people of the entire Gangetic basin. First of all the projects which are upstream of Dharasu, they should be stopped. Work on them should be stopped. They should be completely reconsidered, and only run-of-the-river projects should be implemented, whereby the flow is not diminished. The projects that are being implemented have got their own reservoirs. With that reservoir, there is going to be more seepage. Just as in Tehri, the seepage level today is 85% of the lean season flow. Therefore, we have to get rid of the reservoirs. We should have the project which is a run-of-the-river project, and that is one. Secondly, where the Bhagirathi already has submergence zone, that is about 5 kilometers above, was one. There is another one at the confluence of the Bhilangana and the Bhagirathi. These must be identified. They must be isolated, and the river should be allowed to go around them so that the submergence is stopped. These are not easy projects, but they should be undertaken in order to save the river. It's very important for us. And as regards global warming and the glacier receding, that the people are saying that the rivers the flow will go down because of that. Of course, it will go down, but you can avoid the harm that is doing by having all your forests in place. At the moment, a lot of the forests have been cut. You can see that these hills are also badly denuded. Wherever there have been landslides, you should plant trees which can hold the soil together, and above that plant the deciduous trees that used to be here. And that will retain the soil structure also, and that will also in the sponge of the roots, that will also store your water. विकास भी बहुत ज़रूरी है। हमको बिजली भी चाहिए, पीने के लिए पानी भी चाहिए, खेतों में सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए, सब चीज़ें चाहिए। ये एक टाइट रोप है, इसमें बड़ा संतुलन बना के चलना होगा। हमको विकास भी करना है और अपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, पानी है, हवा है, पेड़ हैं, पृथ्वी है, इन सबको भी बचाते हुए ही रखना होगा। इनको भी बचा के रखना है और हमको विकास भी करना है। विकास का मतलब कहीं से कहीं तक ये नहीं है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का गला घोटते हैं। वैसे भी भारतीय अवधारणा ये रही है कि हम प्रकृति का दोहन करें, शोषण ना करें, सिर्फ उतना उससे लें जितना कि हमारे लिए पर्याप्त है। गाय से हम दूध दूते हैं जितना हमें ज़रूरत थी, बाकी उसके बछड़े को भी पिलाना जरूरी है, तभी आगे उन्नति होगी। तो प्रकृति से भी हम उतना ही लें जितना हमको ज़रूरत है। अंधाधुंध पैसे के लिए या विकास के नाम पर अंधे होकर शोषण ना करें। धरती के जीव जंतु पक्षी कैसे जी पाएंगे? बढ़ती गर्मी के साथ हवा में हम कैसे सांस लेंगे? आज जिस धरती को हम स्वर्ग मानते हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो कौन रहेगा इस सूने स्वर्ग में? जिस गंगा के किनारों पर बैठकर ऋषि मुनियों ने तपस्या की, हजारों मंत्रों को लिखा, आज उसी नदी से पानी खफा है। ये नदियों के सूखने का सिलसिला सिर्फ गंगा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से लिपटा हुआ है।